हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बुक मैरीगोल्ड में से लेसन नंबर 4 यूनिट 4 क्राइंग मतलब रोना। आपको तो पता ही है रोना कब आता है कब नहीं आता है। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ नए नए शब्दों के बारे में जान लेते हैं। शोक्ड, SOKED, सोक्ड मतलब जब तक कोई उसको जब्स करना, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, उसको सोख लेना, इसको कहते हैं सोक्ड। शार माने जब आप जहाँ पे नहाने जाते हो, झरना, उसको शावर कहते हैं। स्प्लैश किसी चीज़ को छप छप करना, पानी में जैसे आप छप छप करते हैं उसको कहते हैं स्प्लैश। थ्रू मतलब द्वारा, जिसके थ्रू हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं। यही था हमारे कुछ वर्ड्स जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी था। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Crying is only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. थोड़ा रोना किसी काम का नहीं होता। आपको तब तक रोना चाहिए कि जब तक आपका जो तकिया, पिलो मतलब तकिया, बिल्कुल उस पानी को सोख ना ले, मतलब आपका तकिया जब तक गीला ना हो जाए तब तक आपको रोना चाहिए। Then you can jump into the shower and splash splash splash. फिर आप अपने शावर मतलब जो आप जहाँ पे नहाते हो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पानी से छपछपाओ, मतलब पानी से नहा के खुद को साफ फ्रेश कर लो। Then you can throw open your window. तब फिर आप अपनी खिड़की को खोलें एंड हा 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 हा, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसे। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, अगर फिर कोई आपसे कहे कि हे क्या कर रहे हो तुम, हा हा सिंग बैक, दोबारा गाओ। हैप्पीनेस was hiding in the last tear, I wept it, हा हा। तब उनसे कहिए गाते हुए, जो खुशी थी वो मेरी आखिरी आंसू में छुपी हुई थी, जिसको मैंने पोंछ दिया। फिर आप हंसना शुरू कर दीजिए, हा हा। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा पोएम ख़त्म होता है। तो हम इसके बारे में कुछ नए नए शब्दों के इसमें जो बुक्स के थ्रू हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सोक्ड कम्प्लीटली वेट जब तक गीला ना हो जाए। Shower, bath in which water is sprayed above from above. Wept, wept, tear, cried. ठीक है बच्चों, मतलब रोना। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट्स रीड। According to the poet, why should you cry a little, or why should you cry a lot? मतलब पोइट इसमें कह रहे हैं क्या आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा रोते हो कि ज़्यादा रोते हो। तो मैं फिर भी आपको अपने तरफ से आंसर बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द पोएट we should cry a lot. According to the poet, यहाँ पे you की जगह we आ जाएगा। We should cry a lot. We should cry a lot. ठीक है, हमको बहुत रोना चाहिए, खूब रोना चाहिए। What can you do after crying a lot? तुम रोने के बाद क्या करते हो? आप रोने के बाद क्या करते हो, आप जो भी करते हो उसमें लिखना। बट You can take a bath after crying a lot. मैंने जो आंसर आपको बता रही हूँ, मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर होता है, You should take a bath after crying a lot. ठीक है, आपको रोने के बाद बहुत सारा, मतलब रोने के बाद आपको नहाना चाहिए। जैसे जब आप बहुत रोते हो उसके बाद आप नहा लो तो फ्रेश फील करते हो। Question number 3. Read the first 2 lines of the poem. Is the mood is, आपको जो पहले आपने जो पैराग्राफ पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो उसमें पोएट का मूड कैसा था। तो उनका मूड सैड वाला था, वो उदास थे। ठीक है,
ना ही वो हैप्पी थे, ना ही वो गुस्से में थे, ना ही जेलस थे, ना ही अपसेट थे, वो उदास थे, सैड थे। In the last few lines, the mood of the poet has changed. What is now? अब जो वहाँ पे जो आप जो लास्ट के लाइन में आपने पढ़ा है, उसमें पोएट का मूड कैसा है, उसमें कवि का मनोस्थिति कैसी है, आप उसमें बोल सकते हो कि उसमें वो चेयरफुल है, मतलब खुश मिजाज है, अभी वो बहुत खुश है अभी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, मतलब इसमें हमें सही गलत के बारे में बोला गया है। द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट कहते हैं क्या आप बहुत कम रोइए, तो ये तो गलत है। पोइट कह रहे हैं हमको बहुत रोने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खूब रो, तो इसमें पहला वाला रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। हाँ, पोइट तो यही कह रहे हैं कि आपको तब तक रोना चाहिए कि जब तक कि आपका वो जो तकिया है वो गीला ना हो जाए। तो ये ट्रू है, ये हमारा करेक्ट है। द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट द पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। पोइट ऐसा भी कह रहे हैं कि आपको रोने के बाद अपनी खिड़की को खोलना चाहिए और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए कि जिससे लोग आपको देख पाए कि आप खुश हैं कि नहीं। तो ठीक है, इसका आंसर भी सही है, ट्रू है। द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो द पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोएट ऐसा तो नहीं कह रहे। पोएट कह रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कहते हैं कि आपको खिड़की खोलना चाहिए और लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो। पोएट ने तो ऊपर कुछ और ही कहा था। पोएट ने कहा था हमको खिड़की खोल के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हम खुश हैं। तो ये वाला रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। लेट्स टॉक। वेयर, इसमें है वेयर डू वी क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहाँ रोते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको रोना आता है। तो मैं इसमें तो आंसर आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। आई क्राई इन माई बाथरूम, आई क्राई इन माई बाथरूम। और अब उसका आंसर रीज़न है हम क्यों रोते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम रोते हैं। आई यूजली क्राई, यूजली की स्पेलिंग USUALLY, यूजली क्राई व्हेन आई गेट स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना, SCOLDING, स्कॉल्डिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। जब मुझे अपने माता पिता से डांट पड़ती है तब मैं रोती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ। आई क्राई इन माई बाथरूम। अगर इसमें हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ इन माई बाथरूम, मैं अपने बाथरूम में रोती हूँ, फुल स्टॉप। देन आई यूजली क्राई वैन आई गेट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैं तब रोती हूँ जब मेरे माता पिता मुझे डांटते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैन यू क्राई वैन यू हैप्पी और व्हेन यू आर हैप्पी। क्या आप तब भी रोते हैं जब आप खुश होते हैं। तो उसका आंसर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग रोते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी रोते हैं। बोलते हैं ना कि हाँ हमको खुशियों में भी रोना आता है, तो वही इसमें भी बोला गया है। तो इसका आंसर आप अपने ऊपर आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर यस तो आप, अगर आप रोते हैं तो यस, और नहीं तो नो। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, तो आप लिखेंगे कि आप रो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे जो अकॉर्डिंग टू बुक बैठता है, या मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं नहीं रोती जब मैं खुश होती हूँ, तो इसका अकॉर्डिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग आंसर है नो। आई कैन नॉट क्राई
when I am happy, when I am happy। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मैं फिर से एक और बार रिपीट कर रही हूँ। नो आई कैन नॉट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी। फिर है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती हैं और आप खुश होने पे अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को कैसे दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम eating foods and playing footballs या games। eating food and playing games makes me happy। eating food and playing football makes me happy। I scream loudly to show my happiness। full stop। I scream loudly to show my happiness। तो मैं इसका आंसर एक बार आपको फिर से बता देती हूँ और समझा देती हूँ। eating foods, playing football makes me happy, full stop। I scream loudly to show my happiness। मतलब है कि मैं जब खाना खाता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ और मैं अपनी खुशी ज़ोरों से चिल्ला के जाहिर करता हूँ, मतलब उछल कूद करके या ज़ोर से सबसे बात करके, तब मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूँ। ठीक है, तो आगे इसका क्वेश्चन है से अलाउड। इसमें आपको खुद करना है, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आपको खुद ही करना है। जैसे डैश, बैश, स्ट्रीट, टीयर, शावर, पावर, पॉक्ड, क्रॉक्ड, वेप्ड, केप्ट, स्प्लैश, कैश, क्लियर, डेयर, टावर, फ्लावर, शोक्ड, स्ट्रोक्ड, क्रेप्ट, लैप्ड। फिर है ट्रैश, कैश, ट्रैश। फिर डियर, डियर, फ्लावर, मोवर, शोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, फिर लैप्ड, स्लैप्ड। ठीक है, जैसे आप देख ही सकते हो इसमें लास्ट में सब में पीपी ईपीटी आ रहा है, ईपीटी और फिर इसमें भी ईपीटी। आपने जैसे देखा ये सारे आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे केईडी, पोक्ड में केईडी आ रहा है, इसमें क्रॉक्ड में भी केईडी, शोक्ड में भी केईडी, स्ट्रोक्ड में भी केईडी, जोक्ड में भी केईडी। जैसे शावर में भी आपका केईडी, WER। फिर पावर में भी आपका WER, टावर में भी WER, फ्लावर में भी आपका WER, फिर मोवर में भी आपका WER। स्टेयर मतलब WER, टीयर उसमें भी AR, क्लियर उसमें भी AR, फिर डियर उसमें ER, फिर डियर। मतलब इसमें दो डियर हैं, एक डियर है और एक डियर है, मतलब एक हिरण है और एक मतलब प्रिय है, जिसको आप अपने एप्लीकेशन में डियर नहीं बोलते, मेरा प्रिय मित्र, माय डियर फ्रेंड, उसी के ऊपर है। ये वाला डियर आपका वो है और ये हिरण के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो आपको जैसे मैं बता रही हूँ, द वर्ड्स हैप्पीनेस एंड इननेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। राइट द 3 वर्ड्स what, that, the and the same way। which words do they comes from। आपको ऐसे 3 और वर्ड्स लिखने हैं जो इन्हीं चीज़ों से एंड हो, ये नेस से ही एंड हो। पहला मैं बता देती हूँ, अवेयरनेस, दूसरा हार्टलेस, तीसरा पोलाइटनेस। ठीक है, आप खुद लिख लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एक्साइट फीलिंग। आपको ये जो फीलिंग्स इसमें बताई गई हैं, फीलिंग वर्ड्स, उसको इसमें यूज़ करना है। जैसे आपका अमेज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, वरीड हो गया, इन सबको यूज़ करते हुए ये आपको फिलअप करना है। तो पहला क्या है, माई टूरिस्ट, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टूरिस्ट क्या हो गए, चौंक गए, इसमें उनको चिंता हो रही थी या उनको झटका लगा, मतलब शॉक, मतलब अचानक कोई चीज़ देखने में हमको झटका लगता है ना, शॉक लगता है, तो उसको तो। और अमेज मतलब उसका मतलब भी चौंकना होता है।
शॉक्ड मतलब भी चौंकना होता है, तो आप बता सकते हो वो अमेज हो गए, मतलब वो एकदम खुश हो गए, तो इसमें हम लिखेंगे अमेज्ड। फिर है द लाइट वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन डैश, इसमें क्या आएगा, वरिड, शॉक्ड, फ्राइटेंड। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप जब इसमें इसका मीनिंग में बताती हूँ। लाइट वेंट आउट सडनली, अचानक लाइट चली गई। आई वॉज अलोन एंड, और मैं घर पे अकेली थी, और मुझे क्या, आपको क्या लगेगा, आप चिंता करोगे या चौंक जाओगे, या आपको डर लगेगा। फ्राइटेंड मतलब डरना होता है, तो इसमें हम फ्राइटेंड लिखेंगे। मुझे डर लग रहा था अंधेरे में। फ्राइटेंड। अब है has third has been he has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried, angry। उसमें बोला गया है वह बहुत लंबे समय से बीमार था और उसके माता पिता क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, कि बहुत दुखी थे। तो इसका आंसर आएगा वरिड, मतलब वो चिंता कर रहे थे। Shopkeeper was dash when he saw his safe wide open with all his money missing। जो दुकानदार था वो चौंक गया जब उसकी तिजोरी उसने खुली देखी, पूरी तरह से खुली हुई देखी, और उसमें से सारा पैसा गायब था। तो इसमें दुकानदार क्या होगा, वो चौंक जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे शॉक्ड। उसको झटका लगा कि उसके पैसे चोरी हो गए दुकान के सब। देखो आपको भी तो पता चलेगा ना, आपकी अगर कोई चीज़ गायब हो जाए तो आपको भी शौक आएगा कि नहीं मैं तो कल यहीं पे रखा था और अब पता नहीं कहाँ चला गया। अब है आगे क्रिएटिव राइटिंग। ये बच्चों आपके लिए होता है। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज। आप अपनी एक इंसिडेंट लिखिए या उसके बारे में बताइए जब आपने एक्सपीरियंस किया हो खुशी, उत्तेजना और मतलब आश्चर्य का। सरप्राइज मतलब आश्चर्य करना या खुश होना। उसको अचानक जब कोई खुशी मिलती है उसको सरप्राइज कहते हैं। तो आप इनमें क्लू दिए गए हैं विद whom, when did it happen, why और where। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। Food for thoughts. When you have something serious to think about, then you have food for thoughts. Here some food for your thoughts. ठीक है, tomatoes are red, beans are greens, brinjal has a crown just like a queen। ये बच्चों एक पोयम है, इसमें बोला गया है potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink, vegetable makes me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice। इसमें बोला गया है जो टमाटर लाल हैं और बीन्स हरी होती हैं, जो ब्रिंजल होता है मतलब बैंगन ने ताज पहना होता है एक रानी की तरह, जो आलू होता है वो भूरे रंग का है और प्याज गुलाबी रंग का, कैरेट के पास जूस होता है मतलब गाजर के पास जूस होता है जिसको हम पी सकते हैं, जिसको मैं पी सकती हूँ, और सब्जियाँ मुझको स्वस्थ और खुश रखती हैं, और इसलिए हमको सब्ज़ी दिन में खानी चाहिए किसके साथ, रोटी और चावल के साथ। ठीक है बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी है माई एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा बड़ा भाई। तो बच्चों मैं आप सब जानते ही होंगे जिन जिन के बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे कुछ के बड़े भाई अपने छोटों पे धौंस जमाते हैं कि नहीं तुम छोटे हो, तुम ये करोगे, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और कुछ के बड़े भाई उनसे ही मतलब उनसे इतना प्यार करते हैं कि जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। वैसे कभी कभी बड़े भाइयों को स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो हमेशा छोटी गलती करते हैं और वो उनको बचाते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है।
माई एल्डर ब्रदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे बड़े भाई. This short play is about two brothers who are affectionate and respectfully to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as more important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in the Hindi Bade Bhaiya Sahab, written by मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, ये हमारी जो ये एक छोटा सा नाटक है. असल में एक नाटक है जिसमें दो भाइयों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपने दिनचर्या के ऊपर है. और मतलब एक जो बड़ा भाई है वो बहुत अनुशासन में रहते हैं, मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, और उनका छोटा भाई उनके सम्मान में कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए उनके ऊपर है. ठीक है, ये स्टोरी ये भी बताती है कि हम अपनी दैनिक ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं. उनके जो अनुभव होते हैं, मतलब हम अपने रोज़ के काम से कुछ सीख सकते हैं जो हम काम करते हैं. और जो हम स्कूल में सीखते हैं, स्कूल की किताबों स्कूल की किताबों से जो हमको सीख मिलती है, वही हमको अपनी असल ज़िंदगी से भी मिलती है. और ये जो स्टोरी है, ये एक हिंदी कहानी है जिसमें बड़े भैया साहब के ऊपर है ये कहानी, जिसका ये इंग्लिश वर्ज़न है. जो जिन्होंने लिखी है उनके राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद. मतलब ये इंग्लिश वर्ज़न है उस हिंदी स्टोरी का. ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बड़े भैया, माई एल्डर ब्रदर. तो चलो स्टार्ट करें. सीन फर्स्ट. अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years sitting a study table. At study table, the elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing a picture of a bird and animal. ठीक है, इसमें एक मतलब बताया गया है कि हॉस्टल के रूम का दृश्य है जिसमें दोनों भाई, एक 9 साल का है, जो छोटा वाला 9 साल का है, और बड़ा वाला 14 साल का है, जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी टेबल में एक साथ बैठ के. जो बड़े भैया हैं वो एक किताब पढ़ रहे हैं, और जो उनका छोटा भाई है वो पिक्चर मतलब ड्राइंग कर रहा है एक चिड़िया और किसी जानवर का. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. भैया, इसमें बच्चों आप लोग खुद एक्टिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होता है. इसमें रीडिंग, दो लोगों के बीच वार्तालाप होती तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में. तो मैं पढ़ती हूँ. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. मुन्ना कहते हैं कि मैं चित्र बना रहा हूँ, मतलब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? Where were you in the morning? भैया बोलते हैं तुम कब पढ़ोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल्स, मतलब वो पीला पड़ रहा था, डर रहे थे वो. I was playing. भैया, how can you sit with a book for hours together? मतलब आप वो पूछ रहे हैं कि कैसे मैं एक साथ खेलूं भी और कितने घंटे में सिर्फ पढ़ता ही रहूं. मतलब जो छोटे भाई होते हैं वो आपने देखा ही होगा कि वो ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते. मतलब इसमें कहानी यही है कि जो छोटा भाई है वो अपने आप को उसको ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको खेल कूद में अपने दिन बिताना अच्छा लगता है. तो उसमें फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ. मुन्ना कहता है टर्निंग पेल, मतलब डरते हुए, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब आप कितने टाइम तक पढ़ते रहोगे? मतलब हम कितना लंबा और पढ़ें, हम कितने टाइम तक पढ़ सकते हैं? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसी कारण मेरी जो भैया से पूछता है कि भैया तुम कितना टाइम और पढ़ोगे? तो फिर वो बोलता है क्यों, इसी कारण जो मेरी फाउंडेशन है, मतलब मेरी नींव है पढ़ाई के लिए, वो इतनी मजबूत है मेरी. मतलब जैसे एक बोलते नहीं, स्टार्टिंग में बच्चे का बेस बहुत मतलब मजबूत होना चाहिए. जो आप स्टार्टिंग में आप अपने जूनियर क्लासेस में, प्ले क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स, फिर फर्स्ट सेकंड में आके
सेंटेंस पढ़ना, उनको बनाना सीखते हो, ये अगर आपको स्ट्रांग हो तो आगे जा आपके लिए बहुत आसान होता है। आपके जूनियर क्लासेस से ही अगर आपका बेस स्ट्रांग हो तो उसी में भी, इस स्टोरी में भी वही बताया गया है कि भैया कह रहा है कि मेरी नींव बहुत मजबूत है, इसीलिए मेरी पढ़ाई की नींव बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं अच्छा हूँ। If the base is strong, then the building will be stand firmly. Sometimes it take me 2 years to do 1 year work. ये इसमें बताया गया है, अगर नींव मजबूत हो तो जो बिल्डिंग होती है, जो इमारत होती है, वो स्थिर खड़ी रहती है, मतलब सीधी खड़ी रहती है। Sometime it takes me 2 years. कभी कभी वो मुझे 2 साल लगाती है। To do 1 year work, 1 साल के काम के लिए, ठीक है, मतलब 1 साल में आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए हमें 2 साल मेहनत करना पड़ता है। फिर मुन्ना, भैया you are 5 years older than I am and I am and 3 classes ahead of me. वो बोलता है, मुन्ना बोलता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मुझसे 3 क्लास ऊंचे में भी हो, मतलब आप मुझसे 3 क्लास अप हो, आप मुझसे 3 क्लास ज़्यादा में पढ़ रहे हो। I wondered why you keep writing the same words 20 times. मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये सोच के आश्चर्य होता है कि आप एक वर्ड को 20 बार क्यों लिखते हो। 1 sentence more than 20 times and copy poem several times in the beautiful letters. एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य को 20 बार से ज़्यादा और एक पोएम को कितनी बार आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हो, मतलब नकल करते हो उनकी। यू नो भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ना किसी बच्चे के खेलने जैसा है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। ये काम बहुत मुश्किल है एक सब्जेक्ट को याद करने में, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ये मतलब किसी यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, इसको पढ़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट प्रॉपर इंग्लिश टेंड्रियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इसको पढ़ने और इसको बोलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जब तुम्हें मौका मिलता है, लेकिन जब तुमको मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम मैदान की तरफ भागते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, कंचे खेलने के लिए या गोटियां खेलने के लिए और कागज़ की पतंग उड़ाने के लिए। सिटिंग आइडली अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और तुम बैठे रहते हो अपने दोस्तों के साथ किस लिए, मज़े करने के लिए। यू कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम चुप बैठ के पढ़ नहीं सकते, भैया बोलते हैं। आगे देखते हैं भैया और क्या बोलते हैं। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। फिर मुन्ना पूछता है, ओ भैया यहाँ पे आज बहुत बड़ा मेला लगा है गांव में, क्या हम चलें। फिर भैया क्या बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू द अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में जाते हुए देखा है या किसी क्रिकेट और हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, उसके बजाय मैं एक किताब पढ़ना पसंद करूँगा। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं एक क्लास को 2 बार रिपीट करूं, मतलब एक बार फेल होकर मैं दूसरी बार उस क्लास में पढूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं फेल नहीं होना चाहता, एक क्लास को दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, ये भैया कहता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल
योर लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक ही क्लास में सारी ज़िंदगी रहना चाहते हो। डू यू एक्सेप्ट द पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। तुम पास कैसे होगे अगर तुम अपना सारा समय खेलने में ही बिताते रहे तो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर हार्ड अर्नड मनी। तुम कितने आसानी से पापा की इतनी मेहनत से कमाई हुई पैसों को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्ड एंड sobbing sound, वाह वाह भा 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 हु एंड हर्ड। मतलब मुन्ना रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके भैया उसको डांट रहे होते हैं और वो मतलब डांटने के अंदाज में कहते हैं वाह वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम पापा के कमाए हुए इतने मुश्किल से कमाए हुए पैसों को इतने आसानी से वेस्ट करके। ठीक है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे लग रहा है कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं और घर चला जाऊं। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। चलो चलो अब रुको। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। चलो एक अच्छी सी मुस्कान लाओ। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। गेट अप एंड डाउन। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ, तुम इसको फॉलो करना। ठीक है। टाइम टेबल है 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 English, 8 to 9 Maths, 9 to 9:30 History, 3 to 3:30 then off to school grammar. Then अब 6:30 to 7 PM half English English composition, then dinner, then 8 PM English 8 to 9 PM translations, then 9 to 10 PM Hindi, and 10 to 11 PM other subjects and then go to the bed. इसमें अब जो भैया ने उसको टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया है कि सुबह 6 बजे अपने सबसे पहले हाथ मुँह धोना है उसको, हैव ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। मतलब सुबह का नाश्ता करते ही पढ़ने के लिए बैठ जाना है। तो सबसे पहले हमारी स्टडी कौन सा करेगा मुन्ना? 6 से 8 तक वो इंग्लिश पढ़ेगा, फिर 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 वो पढ़ेंगे हिस्ट्री मतलब इतिहास। फिर 3 बजे अब वो स्कूल चले जाएंगे। अब स्कूल से आने के बाद अब वो सुबह 9:30 बजे तक स्कूल चले गए, 10 बजे तक, तो स्कूल से आने के बाद देन 3:30 स्कूल, देन ऑफ टू स्कूल मतलब स्कूल की छुट्टी जब हो जाए। अब 5 बजे से फिर उनको टाइम शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग मतलब वो आधे घंटे फिर आराम करेगा, मतलब वो फिर कुछ भी काम कर सकता है। फिर 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर 7 से 8 बजे तक डिनर करना है उनको। फिर 8 से 9 ट्रांसलेशन, 9 से 10 हिंदी, और 10 से 11 और जो दूसरे बाकी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, फिर वो सोने के लिए जाएंगे। अब आगे मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। मुन्ना पूछता है लेकिन खेलने का समय कब? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, खेल की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो to sound of the kabaddi and the hurry and flurry of the volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. फिर मुन्ना बोलता है, आपको तो पता है ना मुझे हरी भरी मैदान कितनी पसंद है, मुझे उनसे कितना प्यार है। जेंटल ब्रीज मतलब वहाँ पे जो धीमी धीमी हवाएं चलती हैं वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की जैसे कूदना पसंद है। आई लाइक द टच एंड गो टू द हुतुतु साउंड, मतलब जब कबड्डी खेलते हैं जो हुतुतु साउंड छूते मतलब छूने के टाइम जब बोलते हैं वो वाला साउंड मुझे कितना पसंद है। एंड हरी फरी
और जब वॉलीबॉल्स खेलते हैं, जब वो मुझे खींचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वॉलीबॉल का जो मैदान है मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं मैदान में होता हूँ, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुन्ना बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें करना इतना अच्छा लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि क्या मेरा टाइम टेबल है कि क्या नहीं है। अब सेकंड सीन, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट। मतलब जो वर्ष के अंत में जो पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब आपकी जो फाइनल पेपर ख़त्म हो चुके होते हैं। मुन्ना, आई मीन सॉरी भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बहुत उदासी के साथ, मैं दोबारा फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और अपने क्लास में सबसे अच्छा किया है मैंने। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन आस। अब 2 साल का ही अंतर बाकी है मेरे और आपके बीच में। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। मेरे प्यारे भाई तुम इतने खुद के ऊपर घमंड मत करो। तुम सिर्फ एक ही क्लास में पास हुए हो। क्या तुमको क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, मैं स्टूपिड हूँ और तुम बहुत समझदार हो? मतलब मैं पागल हूँ और तुम बहुत समझदार हो, तुम चतुर हो। वंस इन वाइल इन द ग्लैंडमा गेम, मतलब एक बार की बात है, वो खेल रहे थे। यू माइट गेट लकी एंड हिट द गोल बट दैट डज नॉट मीन। एक बार वो लोग गुलेल से खेल रहे थे और उन्होंने हिट कर दिया, मतलब उसने हिट कर दिया गोल को। इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, तुम उस खेल में मतलब मास्टर्ड हो गए, उस खेल में पारंगत हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेस इन लाइफ, तुमको अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance to hard work. जब तुम अपनी आगे की क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में पढ़ोगे, अपनी ऊंची ऊंची क्लासेस में, तब तुम्हें पता चलेगा या तब तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत करना कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कठिन परिश्रम करना। In geometry, if one's write ABC instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर तुमने ज्योमेट्री में if one writes ACB instead ABC, तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। मतलब इसमें बोला गया है कि अगर तुम ज्योमेट्री, मतलब एक एंगल वाला चैप्टर होता है, उसमें आप अपने मैथ्स में पढ़ोगे, ज्योमेट्री में अगर आप ACB को ABC लिखते हैं तो ये आपका आंसर गलत होगा। द एग्जामिनर विल नॉट शार्प यू, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका निरीक्षण करेगा, वो ये नहीं देखेगा। दे वांट यू टू लर्न वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहेंगे कि आप एक एक शब्द को अपनी बुक में से याद करें, मतलब अपनी किताब में से याद करें। ओ भैया साहब, दिस इज़ स्कैरी। भैया ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 9th क्लास में जाना चाहूँगा। बट आई विल स्टिल complete my day's homework so that I get no punishment in the class. लेकिन अब मैं अपना होमवर्क अपने दिन में ही मतलब जो दिन का होमवर्क है वो कंप्लीट कर लूँगा, जिससे मुझे अपनी क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे, आज ही, where we were asked to write a short essay on a topic of on the topic of the punctuality in the 4
पेजेस। हमें आज ही एक छोटा ऐसे लिखने को कहा गया है। टॉपिक ऑफ द पंक्चुअलिटी मतलब बच्चों यहाँ पे होता है जो आप अपने काम को कैसे किस स्थिति में करते हो, निरंतरता, आपका काम करने का ढंग, उसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। इसका अगर हम एक पर्टिकुलर मीनिंग बोलें जो समय के अनुकूल काम करता हो, उसके लिए पंक्चुअलिटी का यूज़ किया जाता है बच्चों। वैसे तो पंक्चुअलिटी का मतलब, अब मैं टॉपिक पे आती हूँ। जस्ट टुडे वी आर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज ही हमको पंक्चुअलिटी के ऊपर 4 पेजेस का एक निबंध लिखने को कहा गया है। And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It is mixed, also mixed up. तुम कभी सोच सकते हो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि 4 पेज कभी छोटा होता है या 4 पेज कभी कम होता है? इसमें इस टॉपिक के लिए मुन्ना थिंकिंग अलाउड मतलब जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। It was time for school or else, ये सिर्फ स्कूल की ही समय है। The scolding would have gone and on, मतलब जो डांट है वो अभी भी चालू ही है। Scene 3, the result were out once again and it so happened that the Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now became gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. इसमें बोला गया है कि फिर से एक और बार रिज़ल्ट आता है और मुन्ना और भैया का। उसमें बोला गया है कि मुन्ना पास हो जाता है फिर से और भैया फेल हो जाता है और भैया बहुत उदास हो जाते हैं। फिर बोला है इसमें, और मुन्ना भी अपने भाई को देख के उदास हो जाता है और मुन्ना अब भैया अब फिर भी बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मुन्ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लग जाता है और अपनी स्टडी के ऊपर कम ध्यान देता है, पहले से भी कम। मुन्ना टॉकिंग अलाउड जोर से बात करते हुए, आई एम लकी, आई कैन पास ईजली, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैं आसानी से पास हो गया। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतने हार्ड स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। One day the kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes to face with भैया। एक दिन जो पतंग है वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और भैया और मुन्ना उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अचानक मुन्ना मतलब वो और उसका भैया आमने सामने आ गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मतलब मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए, आर नॉट यू अशेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुमको एहसास नहीं है कि तुम अब 8वीं क्लास में हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लासेस, अब तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 class ahead of you and I can't say anything, अब अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे बस एक ही क्लास ऊपर हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तुम अभी भी गलत हो। आई एम 5 years older than you, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड आई ऑलवेज बी, और मैं हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स,
समझदारी या हाँ समझदारी हमेशा किताबों से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा उन्होंने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। मुन्ना, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? भैया क्या ये सच है? भैया, यस, there are thousands things that they know more than you or me। ऐसी हज़ारों बातें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। And even if we have study and wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us। अगर भैया बोलते हैं जो मम्मा पापा होते हैं वो हमसे हज़ारों मतलब बहुत सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा जानते हैं। जो ज्ञान है वो हमेशा पढ़ाई से नहीं आता, कुछ अनुभव की भी चीज़ होती है। और हमारे माँ बाबा को ये वो है हक है कि वो हमको हमेशा सही करें और चीज़ों के बारे में बताएं कि क्या सही है और क्या नहीं। अब भैया पूछते हैं, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे। अब अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ आज तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं पापा को बताऊंगा मतलब बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया, आई हैड एक्सेप्ट दिस आंसर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारे उत्तर का मुझे तुम्हारे उत्तर मतलब मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब लेकिन पापा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड out what was wrong and then he would call a doctor। Baba would know exactly what to do। They have more experience than us। लेकिन बाबा उदास नहीं होंगे। पापा पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ है मेरे साथ या मैंने कुछ क्या गलत किया है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। फिर वो एक डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। पापा को पता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब एक्सपीरियंस मतलब बच्चों यहाँ पे आपका पापा के पास हमारे से ज़्यादा अनुभव है। बच्चों यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब अनुभव कहा गया है। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आइज़। मुन्ना की आंखों में आंसू हैं। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। जो भी आपने कहा है वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगाते हुए। भैया, I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you। अगर मैं भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी अगर खेलने लग गया तो मैं कैसे तुम्हारा ध्यान रखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई लव यू भैया। मुन्ना कहते हैं, भैया आई लव यू। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों इसका मैं अगर शॉर्ट समरी दूँ तो इसमें दो भाइयों के बारे में बताया गया है कि जो मुन्ना है वो मतलब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि लोअर क्लासेस में हम बच्चों ईजिली पास हो जाते हैं, बट 8th से हमारी असली पढ़ाई स्टार्ट होती है। अगर हम देखें 8 हमारा ऐसा क्लास होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर 9th 10th तो भैया हमारे लिए हार्ड हो जाती है। तो अगर उसमें बोला गया है कि जो उसका भाई वो एक ही क्लास में 3 बार फेल हो गया है, आपने जैसे स्टोरी में पढ़ा है, और वो जो मुन्ना है उसको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई तो इतनी आसान है, मैं तो आगे भी ऐसे ही पढ़ पढ़ के पास हो जाऊंगा और भैया तो नहीं होंगे, भैया तो वैसे ही है। लेकिन उसका भाई कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे अब एक क्लास पीछे हो, मतलब तुम 8th में हो तो क्या तुम ऐसे मेरे बराबर आ गए हो, फिर भी तुम याद रखो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। उसका भाई यही तो कहता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है मुझ में, तुमसे ज़्यादा है मुझ में, तुम्हारे मतलब तुम में जितना अनुभव नहीं है
तुमसे कहीं गुना 5 साल ज़्यादा मेरे पास अभी अनुभव है, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ पढ़ाई करो। मतलब उसको पढ़ने के लिए ज़ोर देता है और वो बताता है कि अभी तुम कुछ भी नहीं जानते इस दुनिया के बारे में। तो उसको बताता है कि मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, पर मैं अगर अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दे, मतलब उसके ध्यान रखने के लिए उसका भैया अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तो वो कहता है अगर मैं तुम्हारे जैसे खेलने लग जाऊँ फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरी आखिरकार तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो। तुम मुझसे छोटे हो तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और फिर मुन्ना कहता है जी भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो चलो इसके कुछ नए नए वो पढ़ लेते हैं, न्यू वर्ड्स जान लेते हैं क्या क्या है। फाउंडेशन, सॉलिड बेस, शेड्यूल, टाइम टेबल, ऐसे अ कंपोजिशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक लेख। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस, लेजी मतलब आलसियों की तरह। मास्टर्ड, गेन्ड, एक्सपर्ट एंड स्किल्ड मतलब किसी चीज़ में पारंगत होना। रीडिंग इज फन। What are the things that मुन्ना like to do? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मुन्ना को करनी जो पसंद है, मतलब मुन्ना जो करना अच्छा लगता है मुन्ना को जो करना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मुन्ना like to walk in the green field. He also like to play marbles and fly the paper kites. इसका आंसर मैं दोबारा बोल रही हूँ। मुन्ना like to walk in the green field. Full stop. He also liked to play with marbles and fly paper kites. उसको हरे भरे मैदानों में चलना अच्छा लगता था और उसको कंचों के साथ, मतलब जो गोटियाँ होती हैं, मार्बल्स मतलब कंचे और गोटियाँ उसको बोलते हैं, गोटियों के साथ खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको पतंग उड़ाना भी बहुत अच्छा लगता था। तो यही इसका आंसर है। एक और बार रिपीट कर रही हूँ। मुन्ना लाइक टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड, फुल स्टॉप। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया सारा दिन क्या करते हैं? तो भैया रीड बुक्स ऑल डे। जो भैया हैं वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं। फिर से एक और बार आंसर रिपीट कर रही हूँ। भैया रीड बुक्स ऑल डे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल एट दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना उस टाइम टेबल को लेके खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाया? बताओ बच्चों। उसमें तो हमने जैसे ऊपर देखा ही था, उसने पूछा भैया इसमें तो खेलने का समय है ही नहीं। क्योंकि उसमें खेलने का समय ही नहीं था इसलिए मुन्ना उस टाइम टेबल से खुश नहीं था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम because there was no time to play in the timetable. There was no time to play in the timetable. Full stop. अब बच्चों मैं एक और बार ये वाला आंसर बोल रही हूँ। मुन्ना उस टाइम टेबल से इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसके भैया ने इसमें खेलने का समय तो दिया ही नहीं था, लिखा ही नहीं था उसमें कि कब खेलने जाएगा वो। तो फिर से मैं एक बार आंसर बता रही हूँ। मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल बिकॉज मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज no time to play in the timetable, क्योंकि उसमें खेलने का समय बताया ही नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी। ये नॉट यहाँ पे वॉज को हम नॉट से पहले लगाएंगे। मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। फिर यहाँ से हम लिखेंगे बिकॉज
there was no time to play in the timetable. How do you think Munna felt when his brother was so strict with Munna? Why was भैया so strict with him? मुन्ना को कैसा लगता था जब उसके भैया उससे बहुत सख्ती से पेश आते थे, और उसके भैया उससे इतना सख्ती से पेश क्यों आते थे बच्चों? तो इसका आंसर लिखेंगे, मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम when his brother was so strict with him. Bhaiya was strict with him because he did not study much and instead went outside to play with his friend. मतलब मैं इसका आंसर मैं आपको पहले हिंदी में बता देती हूँ। फिर जो मुन्ना है उसको ऐसा लगता था कि वो उसका मन करता था कि कहीं वो दूर भाग जाए, मतलब वो अपने घर भाग जाए, और उसको ऐसा लगता था कि वो अपने भैया से दूर कहीं घर भाग जाए। When his brother strict, जब उसका भाई उसके साथ सख्ती से पेश आता था, और भैया उसके साथ सख्ती से इसलिए पेश आता था क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था, वो ज़्यादा नहीं पढ़ता था। पढ़ने के बजाय वो बाहर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता था, इसलिए उसका भाई उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आता था। तो इसका आंसर मैं एक और बार बता रही हूँ, मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम when his brother was so strict, strict, strict with him. Bhaiya was strict with him because he did not study much and instead went out to play with his friend. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Whose character do you like more, मुन्ना और भैया, and why? आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, मुन्ना का या उसके भाई का? तो आप बच्चों जो भी आपको अच्छा लगा हो वो आप अपने पसंद से लिखेंगे, बट जो स्टोरी के अकॉर्डिंग है, जो आपके पेपर में लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अगर आपको उसका भाई अच्छा लगा हो तो आप उसके भैया के बारे में लिखिएगा, और मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। लिखा है, राइटर ने लिखा है, आई लाइक्स मुन्नाज कैरेक्टर द मोस्ट बिकॉज ही likes to play and enjoy his life with complete fun. Full stop. He is not boring like his brother, I mean Bhaiya, who always like to study and the whole day. मतलब वो अपने भाई के जैसा बोरिंग नहीं है जो कि सारा दिन पढ़ता रहता है। मुन्ना उसको खेलना और अपने जीवन को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। चलो इसका आंसर मैं एक और बार फिर बता देती हूँ। आई लाइक मुन्नाज कैरेक्टर्स द मोस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले एंड एंजॉय हिज लाइफ विथ कंप्लीट फन, फुल स्टॉप. He is not boring like his bhaiya who always like to study the whole day. ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 5 था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? क्या आपके पास टाइम टेबल है स्कूल के लिए? हाउ मैनी पीरियड्स आर there for the following subject and activities in 1 week? आप अपने स्कूल के लिए आपके पास कोई टाइम टेबल है और उसमें कितने पीरियड घंटे होते हैं जो आप पीरियड्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स का ध्यान देने के लिए। तो आपका पहला सब्जेक्ट आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है, आप करेंगे कि आपका पहला पीरियड कौन सा होता है, आपके कितने पीरियड्स होते हैं। सबसे पहली बात, मतलब जैसे किसी स्कूल में एक पीरियड होता है 40 आवर्स का होता है एक पीरियड,
तो हम लिख सकते हैं जैसे हमारा पहला पीरियड हमारे स्कूल मतलब मेरा तो नॉर्मली पहला पीरियड हमारा हिंदी का होता था, तो पहले इसमें मैं अपना हिंदी में फर्स्ट लिखूँगी, देन इंग्लिश, नहीं देन हमारा साइंस होता था तो मैं इस पर साइंस लिखूँगी, थर्ड मैथ्स, फोर्थ इंग्लिश, फिफ्थ हमारा सोशल स्टडीज़, फिर सिक्स्थ हमारा गेम्स और म्यूज़िक का हो गया, सेवन्थ हमारा आर्ट क्लास हो गया और एट्थ हमारा ये हमारा क्राफ्ट क्लास हो जाते थे। और म्यूज़िक और डांस के लिए हमारे अलग अलग डेज फिक्स होते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कीजिएगा। नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम और प्लेइंग टाइम। अब आप खुद अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपना खेलने का समय और पढ़ने का समय मेंशन करेंगे। ये आपके लिए था। क्रिएटिव राइटिंग, फॉर्मेट टू अ लेटर गिविंग टू यू, मतलब एक लेटर का फॉर्मेट आपको दिया गया है। लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन द सेम वे एज यू स्पीक टू दैम, जैसे कि आप उनसे बात करते हो। मतलब इसमें जो लेटर है इसमें बताया गया है कि जैसे आप अपने घर वालों से, नज़दीक से रिश्तेदारों से बात करते हो, उसी वे में ये लेटर लिखा गया है। तो देखते हैं। कृष्णाज बॉय हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कलकत्ता, 10 जुलाई 2000। माय डियर माँ, इसमें देखो पहले बच्चों हमारा जो लेटर में आता है सबसे पहले हमारा एड्रेस आता है, फिर डेट आएगा, फिर ग्रीटिंग, मतलब आप अपने माँ से कहेंगे मेरी प्रिय माँ या मेरा प्रिय दोस्त, जो भी आपका होगा। फिर इंट्रोडक्शन, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, वी started our class the day after we reached the hostel. I have still in well. We have body. We have a new teacher for clay modeling and pottery. बच्चों क्ले मॉडलिंग मतलब वो होती है जो हम मिट्टी से जो चीज़ें बनाते हैं, और पोट्री मतलब बर्तन, मतलब जो आप बर्तन बनाते होंगे ना, जो आर्ट क्लासेस में आपको, क्राफ्ट क्लासेस में आपको यही सिखाया जाता होगा कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। उन सब के लिए मिट्टी की चीज़ें, मतलब मिट्टी से मॉन्यूमेंट्स, मतलब मूर्ति वगैरह कैसे बनाते हैं, वैसे उसको कहते हैं क्ले मॉडलिंग। शी टेल अस हाउ टू मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल विद क्ले, उन्होंने हमको बताया कि मिट्टी से कैसे हम मतलब फल और सब्जियां बनाते हैं। वी देन पेंट दैम, तब हमने उनको रंगा। दे लुक सो रियल, वो बिल्कुल असली लग रहे थे। अब एंडिंग, वी हैव एंटर आवर हाउस पोइट्री एक्शन कमिंग अप इन द अगस्त, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। It is a so long poem, but we learn together with our teacher. It is a nice to be back in the school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. Do write the back soon. योर लविंग सन प्रताप। इसमें मतलब आपको ये लेटर के रूप में दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि एक बच्चा स्कूल में क्या क्या करता है, कि मतलब वो जब स्कूल छुट्टियों के बाद जब वो अपने स्कूल का दिन स्टार्ट करता है, वो जब पहले दिन स्कूल पहुंचता है, फिर जब वो अपना सब सामान वगैरह रख देता है, जब दूसरे दिन वो जाता है तो देखता है वहाँ पे एक नई टीचर आई होती है जो उनको क्राफ्ट क्लासेस में मतलब उनको सब्जियाँ और मिट्टी के सब्ज़ी और फल बनाना सिखा रही होती है उनको, और इन सब के बारे में बताया गया। ये लेटर है, आपको ऐसा एक लेटर लिखना होगा, मतलब ऐसा लेटर लिखा जाता है। ये एक लेटर का फॉर्मेट है। तो इसमें है आगे इसकी एक्सरसाइज है, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इस लेटर को पढ़ा है, अब इनके कुछ आंसर्स देने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने हैं। हु हैज़ रिटन द लेटर, इस लेटर को किसने लिखा है। तो आपने देखा इस लेटर को किसने लिखा है, इस लेटर को प्रताप ने लिखा है, तो इसमें हम प्रताप लिखेंगे।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द लेटर। इस लेटर को किसने लिखा है बच्चों? इस लेटर को आपने नाम ही देखा होगा, उसमें इस लेटर को प्रताप ने लिखा है। तो इसमें हम लिख देंगे लड़के का नाम प्रताप। फिर उसने कहा whom has the letter being written। इस लेटर को उसने किसके लिए लिखा है? तो उसने अपनी माँ के लिए लिखा है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रताप्स मदर। Where is the letter of राइटर ऑफ द लेटर। जो इस लेटर का राइटर वह अभी कहाँ है, वो अभी कहाँ पर है, उसने ये लेटर कहाँ से लिखा है? तो उसका राइटर अभी हॉस्टल में है। जो प्रताप है वो अभी हॉस्टल में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल। जो उस हॉस्टल का नाम क्या है? तो इस हॉस्टल का नाम है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन। इस लेटर को कौन से दिन में लिखा गया है? इस लेटर को 10 जुलाई 2000 में लिखा गया है। 10 जुलाई 2000। ठीक है बच्चों। अब है नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग him or her about activities events in your school follow the same pattern as the above letter। इसमें बोला गया है अब आपको एक लेटर लिखना है अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को किसी दूसरे शहर में, उनको बताते हुए कि आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। और जो आपको लेटर है, आपका जो ऊपर जो लेटर आपने पढ़ा उसी पैटर्न में आपको ये लेटर लिखना है। बिल्कुल वैसे ही आपको ये लेटर लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक पैसेज है जिसको आपको रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर को देना है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस वैसे आपके लिए हैं। Oliver was 9-year-old boy. He lived with his other homeless boys in an orphanage। मतलब ये एक ओलिवर है जो एक 9 साल का लड़का है और वो एक अनाथ आश्रम में रहता है दूसरे अनाथ लड़कों के साथ। He was pale with his thin as were the other boys living there। वो वैसा ही वहाँ पे पीला है, मतलब अकेला पेल है जैसे कि वहाँ के दूसरे बच्चे। पतले हैं मतलब कमज़ोर, मतलब वो मतलब जैसे बोलते नहीं कि किसी बच्चे का चेहरा कमज़ोरी से पीला पड़ जाता है। ही वॉज पेल एंड थिन, मतलब वो पीला सा है और कमज़ोर है, पतला है। एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग इन देयर, जैसा कि वहाँ पे जो दूसरे लड़के हैं वैसे ही पतला है। दिस वॉज बिकॉज दे हैड to work hard but were never given enough to eat। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों को बहुत मेहनत करवाई जाती है, बहुत मुश्किल काम करवाया जाता है और उनको पूरा खाना नहीं मिलता, मतलब इनफ फूड, मतलब एक संपूर्ण भोजन नहीं मिलता वहाँ पे। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बिल was cruel man and he ill treated the boys। जो वहाँ का ओनर है, मतलब जो अनाथ आश्रम का मालिक है मिस्टर बम्बिल, वो बहुत क्रूर है, मतलब बहुत कठोर आदमी है और वो उन बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। द बॉय वर ऑलवेज हंग्री, जो लड़के हैं वो वहाँ पे हमेशा भूखे रहते हैं। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals in a day but each meal consisted only of a bowl of watery soup। लेकिन ये बात तो है कि वहाँ पे दिन में 3 बार खाना दिया जाता है, पर वहाँ पे जो खाना है वो मतलब जो सूप, वहाँ पे सूप उनको मतलब एक कटोरी सूप दिया जाता है, वो भी बिल्कुल पानी की तरह। दे वर ऑलमोस्ट स्टर्विंग, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। सो इट वॉज डिसाइडेड
by them to ask the master for more soup. तो उन्होंने ये सोचा कि पूछा जाए कि उनसे थोड़ी सी और सूप के बारे में उन्होंने मतलब पूछा कि हम क्या थोड़ा सा और सूप मिलेगा. बट हु वुड बेल द कैट. लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवियर. अंत में जो ये काम आया वो ओलिवियर को करना पड़ेगा. When all the boys had assembled in the cold storm half of cold stone fall for their evening meal, the soup was served. अब जब उनको शाम को सब एक जगह इकट्ठा हुए और उनको ठंडी सूप आवाज़ वो मतलब जो हॉल था वो बिल्कुल ठंडा था और उनको उस शाम के खाने के लिए बुलावा आया. द सूप वॉज सर्व्ड. जो सूप था उसको उनको सर्व किया जा रहा था. इट सून डिसअपेयर्ड. जल्दी ही वो गायब हो गया. द बॉयज विस्पर्ड टू द अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवियर अ लिटिल. जो लड़के थे वो आपस में फुसफुसा रहे थे. विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना या धीरे धीरे बात करना. और एक लड़के ने ओलिवियर को हल्का सा धक्का दिया. ओलिवियर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट स्टूड अप. ओलिवियर अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए खड़ा हुआ. वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड. मास्टर के पास गया और अपने किसके साथ कटोरी और चम्मच को अपने हाथों में लेते हुए. एंड सैड ट्रेम्बलिंगली. डरते हुए बोला. प्लीज़ सर आई वांट सम मोर. सर मुझे कृपया करके थोड़ा सा और दीजिए. तो इसमें बच्चों स्टोरी में ये बताया गया है जो इसमें अनाथ आश्रम में जो एक आदमी है मिस्टर बम्बिल वो उन बच्चों को कैसे ट्रीट करता था. मतलब उनको बहुत बुरी तरह से उनके साथ पेश आता था. वो बच्चे हमेशा भूखे रहते थे. उनको जो खाना मिलता था जो सूप उनको दिया जाता था वो बिल्कुल पानी की जैसे होता था. तो वो हमेशा उसी कारण भूखे रहते थे. तो एक दिन सब बच्चों ने मिलकर सोचा कि हम इनसे कहेंगे कि हमको थोड़ा और दें. और लेकिन ये उनका जो जैसे कि वो जो ऑर्फनेज का मालिक था वो तो बहुत क्रूल था. मतलब बहुत निर्दयी था. तो उन्होंने ये तो वैसी ही बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा. ये वही वाली बात हो गई. फिर सभी बच्चों ने सोच के ये निश्चय किया कि ये काम ओलिवियर करेगा. तो अब ओलिवियर जब शाम के खाने के लिए सभी बच्चे उस ठंडे हॉल में इकट्ठा हुए तो फिर धीरे धीरे कि सूप गायब हो गया. उसमें जब जैसे सर्व किया जा रहा था तो सबको सर्व करने के बाद सूप गायब हो गया. फिर सारे लड़के आपस में फुसफुसाने लग गए. मतलब धीरे धीरे बात करने लग गए. और एक लड़के ने ओलिवियर को पुश किया मतलब धक्का दिया कि जाओ अब तुम बात करो. फिर ओलिवियर ने हिम्मत जुटाई और वो खड़ा हुआ और मास्टर के पास गया अपने कटोरी और चम्मच के साथ अपने हाथों में लेके. और डरते हुए उसने बोला सर क्या मुझे थोड़ा सा और मिलेगा. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. Why did Olivier live in the orphanage? Olivier ऑर्फनेज में क्यों रहता था? Because he is a orphan boy. बच्चों ऑर्फन मतलब यहाँ पे अनाथ होता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते. Who was Mr. Bumble? यहाँ पे मिस्टर बम्बिल कौन है? यहाँ पे मिस्टर बम्बिल जो इस ऑर्फनेज के ओनर हैं वो हैं. Mr. Bumble was the owner of the orphanage. What meal were the boys given? उन लड़कों को क्या खाने को मिलता था? उन लड़कों को watery soup मतलब जो पानी के जैसा जो सूप था वो मिलता था खाने को. तो हम लिखेंगे the meal was served to the boys. The meal was served to the boys is the watery like soup. मतलब जो पानी के जैसा सूप था. तो जैसे आपके यहाँ पे आंसर में मैं टिक लगा देती हूँ. The given 3 meals in a day each
day, but each meal contained only a bowl of watery soup. तो इसका आंसर गिवन से लेके सूप तक होगा. ठीक है बच्चों, ये आंसर नंबर आपका सेकंड हो जाएगा. What meal? थर्ड. What did Olivier say to the Mr. Bramble? जो ओलिवियर है उसने मिस्टर ब्रैम्बल से उसने क्या कहा. तो ओलिवियर ने तो मिस्टर ब्रैम्बल से थोड़ा सा और सूप मांगा. तो ओलिवियर से टू मिस्टर ब्रैम्बल, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. ओलिवियर सेड टू मिस्टर ब्रैम्बल, जो आपकी लास्ट लाइन है यहाँ से, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. वो कहता है कि सर मुझे थोड़ा और चाहिए. और वो कैसे कहता है? ओलिवियर सेड टू मिस्टर ब्रैम्बल, प्लीज सर आई वॉन्ट मोर. मुझे थोड़ा और चाहिए, कृपया करके मुझे थोड़ा सा और दें. अब क्वेश्चन नंबर 5 है. द बॉय were given 3 meals in a day, then why they were always hungry. जो लड़के हैं उनको दिन का 3 बार का खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़के क्यों भूखे रह जाते थे? Because the soup they were given was never enough. Because जो सेकेंड पॉइंट है, because they were worked very hard a long day. और थर्ड जो पॉइंट है, because the older boys drunk up the soup. जो बड़े बच्चे हैं वो क्योंकि वो लोग, इसका पॉइंट नंबर सेकंड होगा, क्योंकि वो लोग सारा दिन बहुत मेहनत काम करने के बाद उनको थोड़ा सा ही खाना मिलता था. तो इसलिए इसका हम 2 आंसर हो सकता है. तो हम ये वाला लिखेंगे. फर्स्ट वाला पॉइंट होगा बिकॉज द सूप वॉज दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ. क्योंकि वो सूप हमेशा उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि वो सारा दिन इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको एक कटोरी कुछ दिया जाए, तो आप जैसे आप सारा दिन बहुत काम कर रहे हो, फिर बहुत मेहनत करने के बाद आपको अगर थोड़ा सा खाना मिले तो आपको अच्छा लगेगा, आपका तो भूख ही नहीं मिटेगी, आपकी भूख ही नहीं मिटेगी. तो वैसे इन बच्चों के साथ था. Find the words from the passage that means the same. Very hungry और to vanish. इसमें जो आपके पैरा में है ये सेकंड पैरा, और थर्ड पैरा में है ये वैनिश और हंग्री. इन दोनों का सेम मीनिंग पता करना है. तो आप बच्चों पैसेज में देख सकते हैं, हम पैसेज के थ्रू ही देखेंगे. जो सेकंड पैरा है उसमें लिखा होगा जो पहले का आंसर होगा वेरी हंग्री का, तो उसका होगा वैनिश का तो हो जाएगा डिसअपियर्ड. और वेरी हंग्री तो बच्चों इसका आंसर होगा स्टर्विंग. जो वो लोग हमेशा सारा दिन भूखे रहते थे, मतलब स्टर्विंग का मतलब होता है भूख से मरना. तो इसमें हम पहले का दूसरे का होगा स्टर्विंग, STARVING, मतलब भूख से मरना. तो इसमें वेरी हंग्री भूख से मरना, स्टर्व वो लोग हमेशा भूखे तो रहते थे, और वैनिश मतलब डिसअपियर्ड गायब हो जाना. क्वेश्चन नंबर 7. ऑल द बॉयज असेंबल इन द कोल्ड स्टोन हॉल. मतलब जैसे पत्थर के जैसे जो ठंडा होता है उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोन हॉल. मतलब एक जो हॉल था वो बिल्कुल ठंडा था. द वर्ड असेंबल मीन्स. यहाँ पे जो असेंबल का मतलब है उसका मतलब क्या हुआ? मूव्ड अवे मतलब दूर जाना, कलेक्टेड इकट्ठा होना, वर्क टुगेदर एक साथ काम करना. तो इसमें हम कलेक्टेड लिखेंगे, इकट्ठा होना. फ्रॉम द वर्ड assembled, remove the last 2 letter, add 1 letter to make the word, which means the time at the school
when the whole school gather। तो हमको एक ऐसा वर्ड बनाना है इसमें हमारा डायरेक्ट असेंबल्ड है ना, तो इकट्ठा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक वर्ड ऐसा जोड़ना है जिसमें हमारा ये असेंबली बन जाए, तो इसमें हम LY जोड़ देंगे। असेंबली मतलब जो स्कूल में हम लोग जो प्रेयर करते हैं उसको हम प्रेयर असेंबली बोलते हैं, तो उसमें हमारा असेंबली हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है लेट्स राइट, आइए लिखें। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और एक्सप्लेन। अब इसमें है लर्न मतलब कुछ सीखना या समझना और कोई ज्ञान प्राप्त करना। टीच मतलब कुछ दिखाना या किसी चीज़ के बारे में बताना। फिर अगर हम क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ टीच एंड लर्न। तो हमें इसमें करना है जो टीच और लर्न को यूज़ करते हुए हमें इन फिलअप्स को फिल करना है। तो इसका पहले का होगा विल यू डैश मी चीज़। अब तुम क्या लिखोगे, क्या इसका आंसर पहले का क्या होगा, तो इसमें हम टीच लिखेंगे, चीज़, सॉरी चीज़ नहीं, चेस। क्या तुम मुझे चेस खेलना सिखा सकते हो, सॉरी, विल यू टीच मी चेस। क्या तुम मुझे चेस खेलना सिखा सकते हो, शतरंज, चेस मतलब शतरंज। मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8। अब इसमें क्या आएगा, टीच आएगा, टीच आएगा, ES लग जाएगा, या टॉट आएगा, हैज़ टॉट आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे टीच। तो वो हमें पढ़ाते हैं, तो वो हमारे एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है ना, वो हमारे टीचर हैं, तो टीच आएगा। क्लास 8 द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे लर्नेड, ED लगाएंगे। माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। मेरी बहन मुझे सिखा रही है, तो उसमें वो टॉट आएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। हाउ टू राइड अ हॉर्स। मेरी बहन मुझे सिखा रही है कि कैसे घुड़सवारी की जाती है। आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया। मैं कुछ सीख रही हूँ मतलब लर्न कर रही हूँ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लर्नड, लर्नेड लिखेंगे, LEARNED। तो मैं कुछ इंडिया के रिवाज सीख रही हूँ। डैश आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 ईयर। तो मैं इसमें भी मैं सीख रही हूँ कि मैंने कैसे सीखा, तो लर्नेड। ठीक है, अब आगे चूज द करेक्ट वर्ड्स द कंप्लीट द पैराग्राफ। अब इनमें से हमें जो पैराग्राफ है उसमें हमें इन वर्ड्स को करेक्टली फिल करना है। तो पहला है ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट फॉर स्कूल वॉज या वर्ड। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हम इसमें एक बच्चे के तो बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम इसमें वॉज नहीं लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। वर्ड गैदरिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। तो इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, जो 5वीं क्लास के सारे बच्चे हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। दे वॉज या वर, दे इसमें वर आएगा, दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। वो एक स्कूल रेस में जाना चाहते हैं। एंटर मतलब जो बहुत सारे स्कूल के बीच में होते हैं उसके लिए। द बस डैश हैड एंड दे डैश द सॉरी क्या है, हाँ, दे वर, यहाँ पे वर आया, वॉज गोइंग, दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, फुल स्टॉप। द बस, फिर यहाँ पे आएगा अराइव आएगा या अराइव्ड आएगा, तो इसमें हम अराइव्ड लिखेंगे। द बस अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड।
एंड दे लीव या लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और वो स्टेडियम के लिए चले गए. द रनर वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट. द रनर डैश took their position. Sir dash क्या है? The runner took their position. Sir blew नहीं blew 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 the whistle, मतलब सर ने whistle बजाई. One student of our school ran, हमारे स्कूल का एक बच्चा भी दौड़ रहा था. फर्स्ट केम एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वॉन, हर किसी ने अपना बेस्ट किया और हमारा स्कूल जीत गया. द ट्रॉफी एवरीवन फेल्ट जेलस, हर किसी को जलन हो रही थी. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा फेल्ट आपने देखा. इसमें बच्चों हम लोगों ने वर्क के साथ, इसमें हम लोगों ने सब में सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है. ब्लो का ब्लू कर दिया, रन का रेन कर दिया, डू का डिड कर दिया, और कम का केम कर दिया, वॉन का विन का वॉन कर दिया, और फील का फेल्ट कर दिया. अब है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें बताया गया है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है हम लोगों को कि एक समय के बारे में बताया गया है. मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट. मतलब इसमें बताया गया है कि ये मतलब पीछे भूतकाल से लेके वर्तमान काल तक ये काम किया जा रहा है. मतलब ये सुबह से लेके अभी तक पतंगे उड़ा रहा है. मतलब ये तो काम पहले भी वो कर रहा था और अभी भी कर रहा है, तो इसी के ऊपर है. तो इसमें हम यूज़ करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर यूजिंग फॉरर सेंस, मतलब जो काम हो चुका है और जो काम अभी चल रहा है, तो उसी के साथ हम इन फिलअप्स को करेंगे. तो पहले में क्या आएगा? आई हैव लीव इन दिस हाउस डैश आई वॉज अ बेबी. तो इसमें लिखा है मैंने इस घर को तब छोड़ा जब मैं एक छोटा बच्चा था. तो इसमें हम लिखेंगे सिंस आई वॉज अ बेबी. दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स. तो इसमें हम लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स. ये बहुत समय से हमारे साथ है, हमारे परिवार में है. द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 20 years. फिर है नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे. किसी ने उसको पिछले दिन से नहीं देखा, मतलब कल से नहीं देखा. अब प्रोजेक्ट वर्क है. Choose a story that you like. In a group of 4, write down a dialogue for the story and make into a short play. You may then present in the class. आपको एक 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और कुछ डायलॉग्स लिखने हैं, एक स्टोरी बनानी है जिसमें ये एक शॉर्ट प्ले होना चाहिए, एक छोटा सा नाटक होना चाहिए, और इसको आप अपने क्लास को दिखाएं. थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. थैंक यू.